देखिए पेपर नंबर 18, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, दैट इज CFR। सबसे पहली चीज, ये अकाउंटिंग नहीं है, रिपोर्टिंग है। पहले तो हमें ये शब्द ही समझ नहीं आता। आपने फाउंडेशन में क्या पढ़ा था? अकाउंट्स पढ़ी थी, क्या नाम था उसका? फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग। फाउंडेशन लेवल पर क्या नाम था सब्जेक्ट का? फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग। तो आपने वहां पर अकाउंटिंग करना सीखा था। हम अकाउंटिंग कैसे करते हैं, हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज की अकाउंटिंग कर रहे हैं, हम कंसाइनमेंट की अकाउंटिंग कर रहे हैं। फिर आप लोग आए इंटर लेवल पर, वहां आपने क्या पढ़ा? फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ा वहां पर भी आपने। यानी वहां भी आपने डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट की अकाउंटिंग ही करना सीखा था। हायर परचेज अकाउंटिंग, पार्टनरशिप की अकाउंटिंग, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग, सिंगल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग, ऑल आर अकाउंटिंग। बट इन फाइनल लेवल मैं यहां पर आपको कॉर्पोरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं पढ़ाऊंगा। जो फर्स्ट टर्म है ना, इसने पूरे सब्जेक्ट को चेंज कर दिया। यहां हम क्या पढ़ने वाले हैं? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। यानी एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी अकाउंटिंग के साथ साथ उसकी रिपोर्टिंग कैसे करेगी। यहां पर जो मेन फोकस होगा, अकाउंटिंग भी आएगी नो डाउट, बट इसका नाम प्योरली अकाउंटिंग न रखकर पेपर नंबर 18 को किससे डिफाइन किया इन्होंने? रिपोर्टिंग। यानी हाउ टू प्रिपेयर द रिपोर्ट फॉर योर इन्वेस्टर्स, हाउ टू प्रिपेयर योर रिपोर्ट फॉर योर डायरेक्टर्स, मेंबर्स। भाई अल्टीमेटली आपका ऑब्जेक्ट क्या है? कि आपने जो बिजनेस रन किया उसकी अकाउंटिंग करी, लेकिन आपको उसको किसको दिखाना है? आपके जो इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, फिर चाहे वो क्रेडिटर्स हों, लोन प्रोवाइडर्स हों, आपके शेयर होल्डर्स हों, जनरल पब्लिक हो। तो यहां पर फाइनल के कोर्स में अकाउंटिंग के साथ साथ आपको किस बात पर ध्यान देना पड़ेगा? रिपोर्टिंग कैसे की जानी है। तो इसलिए हमारे जो सब्जेक्ट का नाम है वो क्या है? CFR, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। क्लियर? बिल्कुल। मीनिंग रिपोर्टिंग मतलब हाउ टू रिपोर्ट द ट्रांजैक्शन, नॉट हाउ टू अकाउंट द ट्रांजैक्शन। और रिपोर्ट देनी है तो अकाउंटिंग तो उसका एक सब पार्ट होती है बस केवल। भाई आप सोचो, मान लो फॉर एग्जांपल मुझे अपने मेंबर्स को या शेयर होल्डर्स को कोई बात समझानी है इन रिपोर्ट, लेकिन उस रिपोर्ट को बनाने के लिए भी क्या मुझे पहले अकाउंटिंग करनी पड़ेगी? करनी पड़ेगी। इंटर तक बस आप अकाउंटिंग करते थे, उसके आगे की बातें काम में नहीं आती थी। यहां पर अकाउंटिंग के साथ साथ हम क्या सीखने वाले हैं? हाउ टू रिपोर्ट। ठीक है, तो द नेम ऑफ द सब्जेक्ट इज कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, पेपर नंबर 18 फॉर 100 मार्क्स। आइए यहां पर हमारे पास जो सब पार्ट डिवाइडेड हैं, सबसे पहला सब पार्ट है सम स्पेसिफिक इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। यहां पर आकर आपके इंस्टीट्यूट ने एक बहुत अच्छा काम किया। उनको भी शायद लगा कि बच्चे सब्जेक्ट से डरते हैं, तो कोर्स को कम कर दिया। यानी हमारे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थे उनको विड्रॉ किया, लेकिन विड्रॉ करने के बाद सारे इंडेस नहीं लगाए। उन्होंने आपके सिलेबस में केवल कुछ स्पेसिफिक इंडेस की ही अकाउंटिंग डाली है। यानी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 हमें पढ़ना है, देन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 हमारे कोर्स में है, देन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 आपके कोर्स में है, फिर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 116 आपके सिलेबस में है, देन इंडेस 21, इंडेस 23, इंडेस 36, इंडेस 38, इंडेस 102, इंडेस 108, इंडेस 113 एंड द लास्ट वन इज इंडेस 115। ये स्पेसिफिक इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताए गए। द रीजन बीइंग यही आपके कैंपस में सबसे ज्यादा काम आने वाले हैं।
इन्होंने पूरा कोर्स नहीं लगाया एकदम से, जैसे सीए वालों ने तो पूरा ऑप्ट किया। अगर वहां उनका मॉड्यूल देखोगे तो एक से लेकर और जितने इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं सीए फाइनल के सिलेबस में सारे इनकॉर्पोरेटेड हैं। लेकिन सीएमए इंस्टीट्यूट ने इनमें से केवल, क्योंकि अगर प्रैक्टिकली आप देखोगे तो आपका फील्ड अकाउंटिंग का नहीं है इन कंपैरिजन टू, अगर मैं सीए लेकर आऊंगा तो उन्होंने आपके मेन जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं, फॉर एग्जांपल दिस, हर कंपनी पर लगेगा, कैंपस का सबसे पहला क्वेश्चन इसी पर पूछा जाएगा, ये मान लेना आप। हाउ टू रिकॉग्नाइज रेवेन्यू फ्रॉम द कस्टमर्स। भाई आप किसी भी बिजनेस में जाओगे, वहां पर आप कस्टमर को या तो कोई प्रोडक्ट बेचोगे या कोई सर्विसेज प्रोवाइड करोगे। अब चाहे प्रोडक्ट बेचो चाहे सर्विसेज दो, आपके पास क्या जनरेट होगी, रेवेन्यू जनरेट होगी, तो आपको उसकी अकाउंटिंग तो 100% आनी चाहिए। तो ये जो है रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स फॉर जॉब, नॉट फॉर स्टडी। अगर मैं इसको स्टडी मटेरियल में लेकर जाऊंगा तो 2 पेज में इन्होंने खत्म कर दिया, 2-3 पेज में इन्होंने इस इंडेक्स को खत्म कर दिया। लेकिन ये बहुत बड़ा इंडेक्स है। क्यों? क्योंकि हर बिजनेस को इस इंडेक्स की अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। अब धीरे धीरे तो ये मैंडेटरी हो जाएगा। अभी तो इंडेक्स की जो एप्लीकेबिलिटी है वो कुछ ऑर्गेनाइजेशन पर है, लेकिन धीरे धीरे तैयारी है कि इसको सब पर एप्लीकेबल करेंगे। कंपनी लॉ में इसके लिए सेक्शन जोड़ दिया गया है कि अगर आप इंडेक्स को नहीं फॉलो करोगे तो इसको कंपनीज एक्ट का वायलेशन माना जाएगा, और कंपनीज एक्ट की क्या लगेंगी, पेनल्टी लगेंगी वापस। मतलब इनकी जो लगेंगी वो तो लगेंगी, लेकिन साथ में इसको फॉलो न करना कंपनीज एक्ट में भी क्या कर दिया इन्होंने, वायलेशन में डाल दिया है, कि वहां पर भी लिख दिया कि आपको इंडेक्स की अकाउंटिंग फॉलो करनी है। ठीक है, तो ये कुछ इंडेक्स हैं, इनको डिटेल में हम धीरे धीरे जैसे जैसे अपने इंडेक्स को कवर करेंगे हम सारी बातें पर्टिकुलर इंड एएस वाइज हम सीखेंगे। आफ्टर दैट हमारे पास टॉपिक आता है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड अकाउंटिंग फॉर एनबीएफसी। इसकी एक पूरी कैटेगरी बनाई। अकॉर्डिंग टू द मार्क्स वेटेज हम जा रहे हैं, तो 25 नंबर का तो पैटर्न हमारा रहेगा जो स्पेसिफिक इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। 15 मार्क्स इन्होंने यहां पर लिया। अगेन अकाउंटिंग फॉर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में हमारा इंड एस 32, 107 एंड 109 कवर होता है। 3 इंडेक्स और दे दिए इन्होंने, जो इस नाम से इन्होंने दिए अकाउंटिंग ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, जिसमें हमें 3 इंडेक्स की अकाउंटिंग पढ़नी है। इंडेक्स 32, इंडेक्स 107 और इंडेक्स 109। कंपैरेटिवली बहुत इजी टॉपिक है ये। गुडविल, शेयर्स, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और एनबीएफसी की रिपोर्टिंग करना, तो ये आपकी सेकंड यूनिट है। 40 मार्क्स तक का कवरेज आपका यहां हो जाता है। आफ्टर दैट अकाउंटिंग फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन, एक सिंगल चैप्टर है जो 20 नंबर का वेटेज रखता है। इंडेक्स 103, इंडेक्स 103 अकेला इंडेक्स है जो आपका 20 नंबर कवर करेगा। इंडेक्स 103 प्लस इसमें कुछ पॉइंट आपके जो पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अभी चल रहे हैं, एस 14 अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन, भी यहां पर क्या होगा आपका कवर होगा। अकेला सिंगल इंडेक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, 20 मार्क्स का कवरेज रखेगा। ये अभी भी रखता है, अभी भी चाहे ओल्ड कोर्स हो चाहे कुछ भी हो, ये चैप्टर फिक्स है कि 20 मार्क्स का वेटेज लेकर जाएगा। आफ्टर दैट आपके पास अगला जो पार्ट आता है, अगेन 20 मार्क्स का सिंगल चैप्टर है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इंडेक्स 110, इंडेक्स 27, इंडेक्स 28,
इंड एस 111, इंड एस 112, ये सारे आपका एक अकेला टॉपिक है विच इज कॉल्ड एज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सुना है कंसोलिडेशन का नाम? जब एक एंटिटी किसी दूसरी एंटिटी पर कंट्रोल ऑब्टेन कर लेती है, यानी मोर देन 50% अगर वोटिंग पावर आ जाती है, तो आपके पास एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट आती है एज पर द कंपनीज एक्ट कि आपको दो बैलेंस शीट बनानी पड़ती हैं। एक अपनी बैलेंस शीट तो बनाओगे ही बनाओगे, साथ ही साथ एक ऐसी बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाएगी जिसमें अपने साथ साथ उस कंपनी को भी दिखाओगे जिस पर आपका क्या है, कंट्रोल है। इसीलिए हम उसे बोलते हैं कंसोलिडेट कर देना, यानी अपनी बैलेंस शीट में जोड़ देंगे किसको, जिस पर हमने क्या किया हुआ है, कंट्रोल अगर हमने ले रखा है, तो दैट विल बी कॉल्ड एज कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ये इसके रेस्पेक्टिव इंडेस हैं, ये इसके रेस्पेक्टिव इंडेस हैं। अगेन 20 मार्क्स वेटेज, मतलब ये दो टॉपिक 40 नंबर लेकर जाएंगे। बिजनेस कॉम्बिनेशन अकाउंटिंग 20 मार्क्स और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट 20 मार्क्स। तो 40 नंबर का वेटेज इन दो टॉपिक पर है आपका, और तीसरा एक 20 नंबर है फर्स्ट टॉपिक। आफ्टर दैट, recent development in financial reporting। एट प्रेजेंट कुछ नई रिपोर्टिंग कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस किए गए पुरानों को इग्नोर करके, तो उनके बारे में थोड़ी थोड़ी सी बातें यहां पर इस चैप्टर में बताई हैं, जैसे बॉटम लाइन रिपोर्टिंग, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, बिजनेस रिपोर्टिंग, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, सीएसआर रिपोर्टिंग, ईएसजी रिपोर्टिंग, ह्यूमन रिसोर्स रिपोर्टिंग, वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, एक्सबीआरएल रिपोर्टिंग और क्वार्टरली अर्निंग कॉल मैनेजमेंट। टोटली नए कॉन्सेप्ट्स हैं। हो सकता है कुछ आपने सुन रखे हो, या मेरे हिसाब से इनमें से आपने नहीं सुना हुआ होगा, क्योंकि टोटली अ रीसेंट डेवलपमेंट इन अवर एनवायरमेंट। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम बात करें, ये ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग एक टॉपिक है। अब ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग नाम क्या बता रहा है, ह्यूमन बीइंग की अकाउंटिंग करोगे आप। भाई एक बिजनेस में जिस तरह से आपकी टेंजिबल एसेट होती हैं जो आपके बिजनेस को क्या करती हैं, सपोर्ट करती हैं, क्या ह्यूमन बीइंग नहीं करता? एक कंपनी में ईमानदार एम्प्लॉय का होना क्या उस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर इफेक्ट डालेगा? एक एम्प्लॉय का एफिशिएंट होना क्या कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर इंपैक्ट डालेगा? भाई मुझे एक बात बताओ, मशीन क्या काम करती है? मशीन क्या वर्क करती है? आपको प्रॉफिट ही तो जनरेट करके दे रही है ना, क्या एम्प्लॉय नहीं करके दे रहा? मेरे हिसाब से शायद एम्प्लॉय तो मशीन से ज्यादा वैल्यूएबल है उन मशीन्स को काम में भी। तो देन व्हाई नॉट फॉर अकाउंटिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग? हम फिर भी ह्यूमन की अकाउंटिंग नहीं करते, क्यों? एनीबडी ऑनलाइन मेरी बात समझ आ रही है? मैं जो पॉइंट बोल रहा हूं वो समझना, ह्यूमंस आर मोर वैल्यूएबल देन मशीन। क्या आप एग्री करते हैं ऑनलाइन? ह्यूमंस आर मोर वैल्यूएबल देन अदर टेंजिबल। ये फर्नीचर वैल्यूएबल है क्या, या मैं वैल्यूएबल हूं? पढ़ लो फर्नीचर पे ही बैठ के अपने आप ही। ह्यूमन बीइंग, आप कोई भी एग्जांपल किसी भी कंपनी में ले लो, कल को आप कोई कंपनी ज्वाइन करोगे तो आपको एक ऑफिस टेबल और चेयर दी जाएगी, तो वो वैल्यूएबल है क्या? कंपनी वो कि बोले आप बैठे हो उस टेबल पर, तो वैल्यू किसकी होगी? बैठने की, एम्प्लॉय की होगी ना। बट आज तक कभी सुना एम्प्लॉय की अकाउंटिंग, एम्प्लॉय की? रीसेंट डेवलपमेंट, हालांकि आज भी ये एक्सेप्टेबल नहीं है, और उसके लिए आर्ग्यूमेंट बने कि यार क्यों नहीं है, मेजरेबल नहीं है।
मेजरेबल नहीं होता तो आपकी सैलरी कैसे डिसाइड होती है? कैसे डिसाइड होती है? सोच के बताओ। एक कंपनी में आप किसी जॉब पर जा रहे हो, आपको ऑफर लेटर मिला, उसमें लिखा हुआ है सीटीसी 9 लाख, कैसे आ गया 9 लाख? तो वैल्यू तो मेजर हो गई ना फिर आपकी। डिस्कशन, आप इस सब्जेक्ट पे ध्यान रखना। जो डर है ना, एक तो जो ये रूमर्स फैले हुए हैं ना इस सब्जेक्ट के, वो बाहर निकाल देना बिल्कुल। मैं गारंटी लेता हूं पूरा सब्जेक्ट 100% समझ आएगा, बट यू हैव टू पार्टिसिपेट। आपको गलत बोलोगे सही बोलोगे, दो ही चीजें होंगी, लेकिन यू हैव टू पार्टिसिपेट। सोचो, जितना अंडरस्टैंडिंग डेवलप करोगे ना, ये सब्जेक्ट समझ आएगा, रटने से नहीं आएगा। अगर आप ये सोचो ना कि यार अकाउंटिंग हम एंट्रियां पढ़ लेंगे, एंट्रियां रट लेंगे, तब कभी भी ये सब्जेक्ट समझ नहीं आएगा। बताओ ऐसा क्या हुआ, क्यों ये कॉन्सेप्ट आया? चलो आया तो उसको तो मैंने माना कि नो डाउट हम ये कह सकते हैं कि एम्प्लॉइज आर मोर वैल्यूएबल देन अवर असेट, बट ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आया लेकिन एक्सेप्टेबल नहीं हो पा रहा। एक्सेप्टेबल नहीं हो पा रहा कि यार ह्यूमंस आर असेट और नॉट। दो थॉट प्रोसेस हैं। कुछ लोग बोलते हैं ह्यूमंस आर असेट, बिल्कुल हैं, और कुछ लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमंस आर नॉट अवर असेट। तो आप अकाउंटिंग कैसे करोगे बताओ? इसका पूरा प्रैक्टिकल पार्ट भी पढ़ोगे आप, यहां नहीं, पेपर नंबर 20 SPM-BV, वहां पर इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ह्यूमन रिसोर्स की अकाउंटिंग के लिए कैसे वैल्यूएशन करोगे उसका, ह्यूमन का। बट नाउ थोड़ा सोचो, व्हाई नॉट एन असेट? ह्यूमन को हम असेट क्यों नहीं मान रहे? कुछ रीजन होने चाहिए भाई। किसी भी बात को अगर आप प्रूफ कर रहे हो, मैंने ये प्रूफ कर दिया कि ह्यूमन असेट है, आप मान रहे हो ह्यूमन असेट है? ह्यूमन असेट नहीं है, असेट नहीं है। क्यों नहीं है यार, क्या बात कर रहे हो? ह्यूमन तो भाई मुझे एक बात बताओ, ये फर्नीचर यहां क्या काम दे रहा है जो क्लासरूम में लगा हुआ है? बताओ। बस बैठने के काम कर रहा है ये। जनरेट रेवेन्यू ना, जनरेट। अच्छा फर्नीचर पे बैठे रहो, यहां कोई पढ़ाने वाला ही नहीं है, बैठे रहो, हो जाएगी पढ़ाई। कि बोले इस फर्नीचर पे बैठ गए तो सब्जेक्ट समझ में आ जाएगा हमें। तो क्या किसकी वैल्यू ज्यादा है, ह्यूमन बीइंग की या फर्नीचर की? तो फिर मैं असेट कैसे नहीं हूं यहां के लिए? अरे छोड़ के, एक बात बताओ, इस फर्नीचर का क्या भरोसा है? हो सकता है कल को सचिन सर बोले नहीं ये तो बेच रहा हूं मैं सारा फर्नीचर। और कुछ एक पॉइंट लाए है, लेकिन उस पॉइंट को थोड़ा चेंज किया। देखो मैं आपको बहुत सिंपल सी बात बताता हूं, जो आर्ग्यूमेंट दिए गए थे ना कि ह्यूमन असेट क्यों नहीं है, वो था द डेफिनेशन ऑफ असेट। ह्यूमन बीइंग डज नॉट क्वालिफाई एज पर द डेफिनेशन ऑफ असेट। अब पहले तो मुझे बताओ असेट की डेफिनेशन क्या होती है? अब रुकना, थोड़ा इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा। आपका नाम भी बता दो। प्रियल। बताओ असेट की डेफिनेशन, डिफाइन असेट की डेफिनेशन बताना। एग्जाम्पल नहीं कि जैसे मशीन, जैसे फर्नीचर। असेट क्या होती है? हाउ टू डिफाइन असेट? ये तो आप देखो टाइप्स बता रहे हो, टेंजिबल और इंटेंजिबल। व्हाट इज असेट? जो बिजनेस में यूज होती है, ठीक है, वो असेट है। मेरे पास एक पेपर वेट है, मेरे पास एक पेपर वेट है, 20 साल से है, बैलेंस शीट में दिखाऊं? वो 10 रुपए का पेपर वेट लाया था आज से 20 साल पहले, और उस पेपर वेट का बहुत काम है मेरे। जो बिजनेस में रेवेन्यू जनरेट करने के काम आ रही है। वापस बोलो। जो बिजनेस में रेवेन्यू जनरेट करने के लिए काम में ली जा रही है वो असेट है। बिजनेस में काम ली जाए, रेवेन्यू रेवेन्यू जनरेट, तो मेरा पेपर वेट रेवेन्यू जनरेट कर रहा है ना भाई। आप जब फॉर्म भर दोगे अपने, जिस फॉर्म पर आपकी फीस लिखी जाएगी, उस फॉर्म को संभालने का काम कर रहा है वो, 10 सालों से कर रहा है। लिख दूं पेपर वेट को असेट साइड में? कभी देखा है पेपर वेट? फिर उस पर डेप्रिसिएशन और लगा रहे हैं 10 रुपए पर, बोले WDV लगाओ या SLM लगाओ। नहीं माइनस में तो कैसे जाएगा?
तो भाई असेट की लाइफ खत्म हो जाएगी तो खत्म, डब्ल्यूडीवी में तो वैसे ही जीरो नहीं होता। और बताइए, प्रॉपर डेफिनेशन बताओ असेट की, बचपन में सिखाई जाती है, एक्चुअल में गलती 11th क्लास की है हमारी, और कुछ नहीं है। ये डेफिनेशन डीके गोयल में आपको 11th क्लास की बुक में मिलेगी, उसके बाद कभी नहीं मिलती, क्योंकि मान के समझा जाता है कि जो 11th पढ़ के आ गया उसे डेफिनेशन पार्ट पता होगा। बट हमारा 11th का चैप्टर चालू होता था वो अकाउंटिंग इक्वेशन और जर्नल एंट्रीज, बोले चलो यहां से अकाउंटिंग चालू करते हैं। नहीं पढ़ी तो उसके बाद भी होगी, इंटर में भी बताई गई है, 100% बताई होगी डेफिनेशन ऑफ असेट, बट हम उस पर फोकस नहीं रखते ना। ठीक है पढ़ ली, समझ गए बस। असेट आर रिसोर्सेस दैट आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी, प्रोवाइड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। कुछ बातें बताई इन्होंने असेट की डेफिनेशन में। पहली बात बोली असेट्स आर रिसोर्सेस, हर वो रिसोर्स असेट है, हर वो रिसोर्स असेट है जो ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी होगा। दूसरा, वो क्या प्रोवाइड करेगा, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगा, और उसका यूज या तो हेल्ड फॉर प्रोडक्शन होगा, या रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज होगा, या फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस होगा, उसे हम असेट बोलते हैं। ह्यूमन बीइंग पहली बात को पूरा नहीं करता, बाकी दोनों करता। ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय एंटिटी नहीं है। ओन्ड एंड कंट्रोल का मतलब खरीद थोड़ी लिया आपने, एक एम्प्लॉय को अपने अपॉइंट किया तो आप क्या उसके ओनर बन गए क्या? दास प्रथा थोड़ी चल रही है कि भैया अब तू मेरा एम्प्लॉय है तो मेरा गुलाम बन गया। अब ओन्ड एंड कंट्रोल नहीं है वो, बाकी दोनों चीजें पूरी करता है। उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेंगे ही मिलेंगे आपको, और उसका यूज भी आप कर रहे हो या तो प्रोडक्शन में, या फिर सर्विसेज देने में, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव में, कहीं ना कहीं तो वो काम कर रहा है। लेकिन डेफिनेशन का जो एक पार्ट था ना, ओन्ड एंड कंट्रोल्ड नहीं है वो, और इसलिए आज तक आपको किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट में ह्यूमन रिसोर्स असेट के रूप में नहीं दिखेगा, कभी नहीं दिखाया जाता। रीजन यही था कि वो बोल रहे हैं कि आप ह्यूमन को कंट्रोल कैसे करोगे, आप ओन्ड एंड कंट्रोल नहीं हो सकता वो। ये फर्नीचर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड है, ये अपने आप जा सकता है क्या कि नहीं आज इस फर्नीचर की खरीद, चलो 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 आज तो मार्केट घूम के आएंगे, ये चल दिया, बोले चलते हैं आज। एम्प्लॉय की तो कर सकती है ना। ये फर्नीचर क्या इसके ओन सेंटिमेंट्स हैं? ये आज बिक रहा है तो इसके आंसू आ रहे हैं, नहीं प्लीज सर मुझे मत बेचो। या सचिन सर का इस फर्नीचर के साथ कोई सेंटिमेंट होगा कि यार नहीं, लेकिन इंसानों के साथ कई बार होता है। कई बार आपने ये सुना भी होगा कि कोई एम्प्लॉय है 25-30 साल तक एक ही कंपनी में लगा हुआ है, उसने अपनी जिंदगी के शुरुआत से लेकर रिटायरमेंट तक का एक ही कंपनी में काम किया। क्या था वो? इमोशनल टच हो जाता है, सेंटिमेंट्स। तो जो ह्यूमन बीइंग है ना, वो सेंटिमेंट्स की वजह से भी काम करता है, जुड़ता है। लेकिन जो ये नॉर्मल असेट होती है ना, ये किसी भी सेंटिमेंट्स या इमोशन से अफेक्टेड। तो कई सारी बातें इस टॉपिक में बताई गई, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं कई। तो ह्यूमन रिसोर्स में बताया गया कि भाई नहीं है। और पता है आज भी डिबेट चल रहा है इस पर, आज भी, चूंकि इस पर कोई अकाउंटिंग एस्पेक्ट नहीं आया ना, आज भी कभी भी आपको किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट में ये एज एन असेट नहीं दिखेगा। लेकिन पता है डेवलपमेंट हो रहा है धीरे धीरे। आप समझ रहे हो ये टॉपिक हमें क्यों पढ़ने पड़ रहे हैं? बोले सर फिर पढ़ क्यों रहे, जब एक ही लाइन में आंसर लिखना था कि असेट नहीं है। लेकिन ये एक नए डेवलपमेंट आए, सोचने पर मजबूर किया इसने। नहीं सोचना लगा आपको, आज से पहले तो कभी नहीं सोचा आपने इस बात पर, लेकिन इन्होंने रीसेंट डेवलपमेंट करने चालू किए और समझाया चीजों को कि यार एक ह्यूमन बीइंग तो बहुत वैल्यूएबल असेट है, देन व्हाई नॉट, ऐसा क्यों हो रहा है हम इसको बुक्स में नहीं लेकर आ रहे। थॉट प्रोसेस, ये सारे पॉइंट्स वही हैं, ये सारे पॉइंट्स उन्हीं टॉपिक्स को बता रहे हैं जो रीसेंट डेवलपमेंट मार्केट में हो रहा है। आया पॉइंट समझ में? कुछ कुछ वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, ये और ही अलग कॉन्सेप्ट है।
ये बोलता है एक बिजनेस में ऐसे व्यक्तियों को ढूंढो हु क्रिएट वर्थ ऑफ द बिजनेस, हु क्रिएट एडिशन इन योर बिजनेस। बताइए ऐसे लोग जो आपके बिजनेस में वैल्यू एडिशन करते हैं वो कौन कौन होते हैं? 6 लोगों को डिफाइन किया गया, 6 लोगों को डिफाइन किया कि आपके बिजनेस में अगर वर्थ क्रिएट हो रही है ना, वो इन्हीं की वजह से हो रही है। बताओ, कुछ तो कॉमन है, आप बता दोगे? फटाफट फटाफट बताओ। मैनेजर्स, मैनेजर की जगह पे इसको अच्छा नाम दे देता हूं, डायरेक्टर्स। थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा अच्छा लगता है। पहली पार्टी हो गई डायरेक्टर। और बोलो, हाँ बोलो बोलो। सीए में नहीं नालायक, सीए में कंपनी में थोड़ी आएगा। हाँ आपने क्या बोला था? एम्प्लॉइज दूसरा व्यक्ति है जो वैल्यू एडिशन करेगा। और बोलो, ब्रांड एम्बेसडर। अरे कहां चेंज होते रहते हैं। वो श्रद्धा कपूर आई तो उसको रख लिया, वो गई तो दूसरी आ जाएगी। अब चेंज होते रहते हैं। वो कहां, वो वैल्यू थोड़ी क्रिएट करवा रहे हैं, एंटरटेनमेंट दे रहे हैं वो केवल, नो वैल्यू क्रिएशन। और वो भी वो लोग जो कंपनी के हैं, भाग जाएगी वो तो। जैसे ही दूसरी कंपनी का नया ऑफर आया, वैल्यू क्रिएट नहीं करते, वो प्रॉफिट को उस समय बढ़वा देंगे, एडवर्टाइजमेंट है वो तो केवल। शेयर होल्डर्स, ऑनलाइन कुछ बोला था किसी ने? प्रमोटर्स नहीं, प्रमोटर्स की जगह हम इसको नाम दें शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स पक्का पक्का वैल्यू क्रिएट करवाएंगे अपने डिसीजन से। और बताइए ये भी इन्वेस्टर ही होता है। कुछ और बताओ अच्छा नाम। शेयर होल्डर भी तो इन्वेस्टर का ही पार्ट है। और बोलो, बस जस्ट थिंक। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, सब्जेक्ट केवल सोचने पर मजबूर करेगा आपको। और सोचो, आप ये सोचो कि एक बिजनेस में वर्थ क्रिएट करने के लिए किन किन लोगों की जरूरत पड़ी, किन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, तब एक कंपनी में वैल्यू क्रिएट होती है। 3 नाम आ गए, डायरेक्टर्स, एम्प्लॉइज, शेयर होल्डर। 3 और बचे हैं, 6 ही लोग हैं बस। प्रोफेशनल्स, लॉयर्स नहीं। आपने क्या बोला ऑनलाइन में? वापस बोलो, आवाज समझ नहीं आई मुझे। नहीं सुनाई। नहीं, मैनेजर तो हो गया ना, वो तो डायरेक्टर्स में आ गए। डायरेक्टर्स ले लिया मैंने। अच्छा प्रोडक्ट या सर्विस नहीं, पर्सन। पर्सन, प्रोडक्ट इज नॉट अ पर्सन। 6 पर्सन, 6 लोग जो कंट्रीब्यूट करते हैं। प्रोडक्ट का अच्छा होना, एक कस्टमर्स वैल्यू क्रिएट, लूट लेते हैं वो तो। चलो और बताओ, बहुत बड़ा एस्पेक्ट छोड़ रहे हो, बहुत बड़ा एस्पेक्ट। एक मिनट रुकना, एक एक जना। कॉम्पिटिटर्स नहीं, वैल्यू कैसे हमारे बिजनेस में वैल्यू कैसे क्रिएट करेंगे हमारे कॉम्पिटिटर्स? हाँ ऑनलाइन में क्या बोला? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स नहीं, क्रेडिटर्स हमारी क्यों वैल्यू क्रिएट करवाएगा भाई? क्रेडिटर अपनी वैल्यू क्रिएट करेगा। द 4th पार्टी इज गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की पॉलिसीज अगर खराब हो गई ना, हमारे बिजनेस के अगेंस्ट चली गई, हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। गवर्नमेंट, बहुत बड़ा योगदान है गवर्नमेंट का। तो अगर मान लो हम कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिस पर अचानक से गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन इंपोज कर दिए, हो जाएगी कि आपके बिजनेस की वैल्यू क्रिएट। और अगर मान लो गवर्नमेंट ने हमारे बिजनेस के रेस्पेक्ट में लिबरलाइजेशन कर दिया, कुछ लिबरलाइज पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर दी, क्या होगा? हमारे बिजनेस की वर्थ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। तो गवर्नमेंट वो है जो अपनी पॉलिसीज के द्वारा हमारे बिजनेस में वर्थ को क्या कर सकती है? क्रिएट करवा सकती है। 4 हो गए, 5वां सोसाइटी नहीं। सोसाइटी मेरे बिजनेस में कैसे आई? मुझे एक बात बताओ, मेरा क्या योगदान है कि भाई मैं रिलायंस को वर्थ करवा दूं? मेरे पास रिलायंस के 100 शेयर हैं, मैं शेयर होल्डर हूं,
मैं उस तरीके से तो कर सकता हूं, लेकिन अगर मान लो मेरे पास रिलायंस का एक भी शेयर नहीं है तो मैं रिलायंस की वैल्यू कैसे बढ़ा दूंगा? सोसाइटी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू को कैसे क्रिएट करवाएगी? और सोचिए, दो नाम और रह गए, आएंगे। लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइडर्स, शेयर होल्डर अलग हो गए और लॉन्ग टर्म फंड प्रोवाइडर्स अलग हो गए। बैंकों की पॉलिसीज चेंज हो जाएं। भाई क्या शेयर होल्डर से ही सारा पैसा मिल जाता है क्या आपको? क्या बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन नहीं देंगे? अगर उनकी लोन की जो क्या है कंडीशंस हैं, अगर वो फेवरेबल आ जाएं, ये बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं इंटरेस्ट को लेकर। जितने भी लॉन्ग टर्म फंड प्रोवाइडर्स हैं, शॉर्ट टर्म नहीं, केवल कौन से? जो हमारे बिजनेस के लॉन्ग टर्म फंड प्रोवाइडर्स हैं, जैसे डिवेंचर होल्डर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, टर्म लोन्स, ये हमारे बिजनेस में क्या करेंगे? क्योंकि ये पैसा लगाएंगे हमारे बिजनेस में, पैसा लगाएंगे ना, तो ये कंडीशन इंपोज करते हैं। क्या बैंक या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बिना कंडीशंस के पैसा दे देता है क्या? आओ और ले जाओ, बट रहा है आज। 100% उनकी क्या होंगी? कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, और वो टर्म्स एंड कंडीशंस फेवरेबल और अनफेवरेबल होने से हमारे पास फंड आसानी से आ जाएगा, या फंड पर क्या लगेगा? रेस्ट्रिक्शन लगेगा। तो नो डाउट इससे भी हमारी बिजनेस की वर्थ क्रिएट होगी। लास्ट क्या बचा? क्या चीज? नहीं, ऑडिटर्स हमारे बिजनेस के लिए नहीं। लास्ट है एंटिटी खुद। एंटिटी की रिटेन्ड अर्निंग्स, री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। एंटिटी के पास जितना पैसा उसने रिटेन्ड अर्निंग के रूप में रखा, उसी से तो री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आती हैं। और जितना अच्छी री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, आपके बिजनेस की वर्थ उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। आई बात समझ में? तो 6 लोग कौन हो गए? एक, दो, तीन, चार, पांच और 6। ये 6 लोग हैं जो हमारे बिजनेस में वैल्यू क्रिएट करते हैं। इनका जो स्टेटमेंट बनेगा उसे क्या नाम दिया? यानी अ स्टेटमेंट विच रिफ्लेक्ट प्रॉफिट अर्न फॉर ऑल दीज पर्संस बाय अ बिजनेस इज नोन एज वैल्यू एडेड स्टेटमेंट। एक ऐसा प्रॉफिट निकाल कर बताओ जो प्रॉफिट इन 6 लोगों को क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा। उसको हम क्या बोलेंगे? वैल्यू एडेड स्टेटमेंट। बताइए, आया पॉइंट समझ में? डिटेल में पढ़ोगे इनकी सबके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, सबके पीछे क्या और लॉजिक्स थे, वो सब हम बात करेंगे। बट एक थोड़ा सा मैं आपको ये पार्ट चूंकि पूरा नया है, तो इससे रिलेटेड चीजें आपको बताऊंगी। कुछ थ्योरेटिकल है, ये आप लॉ में भी पढ़ोगे। CSR हो सकता है पहले भी पढ़ के आए हो, इंटर लेवल पर पढ़ा है कि इंटर लेवल पर लॉ में नहीं होगा, है ना? CSR, हाँ, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब आजकल कंपनियों के लिए सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा दी गई है कि आपको इतना परसेंट तो क्या करना पड़ेगा? सोशल पर्पस वेलफेयर के लिए एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, और वो आपको अलाउड है उसको एज एन एक्सपेंस अपने P&L में लिखना। तो दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। एंड देन और लास्ट टॉपिक आपका आएगा गवर्नमेंट अकाउंटिंग इन इंडिया। थ्योरेटिकल टॉपिक है 10 नंबर का, कंप्लीट थ्योरी है कि गवर्नमेंट अकाउंटिंग कैसे होती है, जिसमें आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड सारी बातें कि गवर्नमेंट अकाउंट्स जब मेंटेन करती है तो क्या क्या चीजों पर ध्यान रखती है, उनकी खुद के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं गवर्नमेंट के, जिनको हम IGS बोलते हैं, इंडियन गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, वो हमें यहां पर पढ़ने पड़ेंगे। तो इस प्रकार ये एक छोटा सा कोर्स है आपका। हाँ, यहां पर जो टाइम कंज्यूमिंग है वो केवल क्या है आपके पास?
फिफ्थ और सिक्स्थ टॉपिक टाइम कंज्यूमिंग है, बाकी कोई टॉपिक टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। बाकी पूरा कोर्स एक तरफ और फिफ्थ और सिक्स्थ एक तरफ, यानी आप ये मान लो 3.5 महीने तो लगेंगे फिफ्थ और सिक्स्थ में, और 3.5 महीने में बाकी सारा। अगर 1 आवर क्लास, तो यहां पर क्लास 1 आवर से ज्यादा होती है हमेशा इस सब्जेक्ट की, ताकि हम कोर्स को 6 महीने में कवर करें। कोर्स 7.5 मंथ का होता है, बट क्या होता है 1 आवर की क्लास में इफेक्टिव आउटपुट 1 आवर भी नहीं आता। अभी शुरुआत में थोड़े दिन तो क्लास कमी रहेगी, रीजन बीइंग क्योंकि बैच स्टार्ट होता है तो थोड़ा, लेकिन फिर इसके बाद इस सब्जेक्ट का टाइम, ये सब्जेक्ट चालू ही सबसे पहले इसलिए किया जाता है कि टाइम तक हो जाए, प्लस क्योंकि देखिए 3 चीजें आपको इस सब्जेक्ट के टाइम पर ध्यान रखनी है, देन मेरी गारंटी है 70+ आएंगे। बाकी रूमर छोड़ दो, लेकिन 3 बातें आपको फॉलो करनी है। पॉइंट नंबर 1, रेगुलरिटी। अगर किसी दिन क्लास नहीं ले पाओ तो बैकअप से सुनना पड़ेगा, बट उस दिन की क्लास उसी दिन कवर करनी है। जिस दिन मैं छुट्टी कर लूं उस दिन कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो तो पूरे बैच की छुट्टी हो गई भाई, किसी का ही नुकसान नहीं हुआ फिर तो। लेकिन अगर मेरी क्लास हो रही है, आप नहीं हैं, तो आपको बस एक चीज पर फोकस रखना है, उस क्लास को सुन लें, फास्ट फॉरवर्डिंग में सुन लें, कोई कॉन्सेप्ट तो नहीं हुआ। अगर मान लो किसी दिन कोई क्वेश्चन चल रहा है तब तो कोई इशू नहीं है, आप छुट्टी भी कर लो, कॉन्सेप्ट के टाइम पर गड़बड़ नहीं। दूसरा, घर पे आधा घंटा इसको सब्जेक्ट को देना है, हाफ एन आवर बस, जब तक ये 2 नहीं आएंगे। इन 2 में मैं टाइम बढ़वा दूंगा, उसके अलावा मुझे किसी भी चैप्टर में आधा या 1 घंटे से ज्यादा आपका मुझे घर पे इस सब्जेक्ट के लिए नहीं चाहिए, यहीं तैयार हो जाएगा पूरा सब्जेक्ट। सिवाय 2 एक्सेप्शन होंगे, फिफ्थ और सिक्स्थ। रीजन बीइंग फिफ्थ और सिक्स्थ में मिलाकर कम से कम 250 के करीब क्वेश्चन है, तो उसमें हमें फिर होमवर्क पर भी जाना पड़ेगा, और बाकी में तो हमारा मैक्सिमम वर्क यही हो जाएगा। और तीसरा, पार्टिसिपेशन। आपको डिस्कस करना है। आप ये मान लो मैं आपका शिकार हूं, आप शिकारी हो और मैं शिकार हूं। डाउट चाहे सिली हो, चाहे कुछ भी पॉइंट हो, दिमाग में अगर आ गया ना तो बाहर निकाल देना उसको। रीजन बीइंग, कई बार क्या होता है, इस सब्जेक्ट के रूमर की वजह से हम पहले ऐसा समझ लेते हैं यार मुझे तो आ ही नहीं रहा, फिर कभी नहीं आएगा। बाकी गारंटी आप मेरे पे छोड़ दो, बहुत अच्छे नंबर आते हैं। लेकिन अगर आप इस सोच के साथ सब्जेक्ट को पढ़ोगे ना कि यार बहुत टफ है, बहुत है, आप 0 लेवल से पढ़ रहे हो, आपके लिए तो सबसे बड़ा फायदा यही है कि आप 0 से पढ़ोगे इसको। 0 इन द सेंस आपने आज तक इंडेक्स नहीं पढ़े, तो जो आप सीखोगे वो पहली बार सीखोगे। तो ट्रस्ट ऑन मी कि मैं सही पढ़ाऊंगा, हाँ ये भी ट्रस्ट भी रख लेना। और दूसरा, बस केवल पार्टिसिपेशन, सिर्फ इतना, आप जहां जिस कॉन्सेप्ट में अटकोगे ना मुझे आप वहां पर बताओगे। जब तक पूरी क्लास को वो कॉन्सेप्ट कवर नहीं होगा हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है, मेरा नाम पता है, सीए आधीश बंसाली, 22 इयर्स से मैं पढ़ा रहा हूं। मेरा सीए हुआ था 2005 में। आपका इंट्रोडक्शन धीरे धीरे होता रहेगा, खैर अभी तो जने आप कमी हो, एक बार तो नाम बता ही दो। प्रियल, पलक, सविता, साहिल, आशिफ, ठीक है, धीरे धीरे और बार बार याद होते रहेंगे नाम। अच्छा, अब मुझे बताइए, ऑनलाइन कुछ सब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में आपको पूछना है तो आप मुझसे एक बार पूछ सकते हैं। ये आपका पूरा सब्जेक्ट पैटर्न रहेगा, हम इस तरह से गो थ्रू करेंगे। स्टार्ट विथ वन इंपॉर्टेंट चैप्टर 100% asked in exam Ind AS 102, which is basically related to share based payment। 100% आपके एग्जाम में आएगा, लगातार आ रहा है ये पेपर में, तो आपके अटेम्प्ट में भी आएगा। पहले अगर आपको सब्जेक्ट को लेकर के अगर और कोई बात आपके माइंड में आ रही हो आप पूछ सकते हैं, मुझे बताएं। कुछ नहीं, नया सब्जेक्ट है तो इसलिए अभी कोई डाउट
नहीं आएंगे। चलिए थोड़ा सा मैं इसका इंट्रोडक्शन देता हूं मेरे पहले टॉपिक का, विच इज बेसिकली रिलेटेड टू शेयर बेस्ड पेमेंट। इंड एस 102 देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से सिंपली मेरी बात को सुनना। देखो नाम से ही ये इंड एएस अपने आप को डिफाइन कर रहा है, एक एंटिटी के द्वारा किया जाने वाला पेमेंट जो या तो इन फॉर्म ऑफ शेयर्स होगा या बेस्ड ऑन शेयर्स होगा, उसके ऊपर ये इंडेस 102 लग जाएगा। दो बातें फिर सुनना, कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जो एक एंटिटी किसी भी थर्ड पार्टी के साथ कर रही है, जिसका सेटलमेंट या तो शेयर्स के फॉर्म में होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इनसे कोई असेट खरीदी और मैंने इनको बदले में क्या दे दिए, इक्विटी शेयर्स दे दिए, तो इमीडिएटली इस ट्रांजैक्शन के ऊपर क्या लग जाएगा, इंड एएस 102 लग जाएगा, क्योंकि उसका जो सेटलमेंट हो रहा है वो सेटलमेंट किस पर हो रहा है, इन फॉर्म ऑफ शेयर्स हो रहा है। मैंने प्रियल से रॉ मटेरियल परचेस किया और रॉ मटेरियल खरीदने के बदले में इसको क्या दे दिए, शेयर्स दे दिए, तो हमारे ट्रांजैक्शन का जो सेटलमेंट है वो किस फॉर्मेट में हुआ, इन फॉर्म ऑफ शेयर्स। इमीडिएटली उसके ऊपर इंडेस 102 लग जाएगा। क्लियर बिल्कुल? यानी ध्यान से सुनना, मैंने बोला कोई भी ट्रांजैक्शन जिसका सेटलमेंट इन फॉर्म ऑफ शेयर्स होगा, यानी उसको सेटल करने के लिए मैं अपनी कंपनी के क्या दूंगा, शेयर्स दूंगा, तो वो ट्रांजैक्शन इस इंड एएस में कवर होगा। क्लियर? और फिर उसने आगे बढ़ाया, बेस्ड ऑन शेयर्स भी अगर है तो वो भी यहां कवर होगा। नाउ व्हाट इज द बेस्ड ऑन शेयर्स, समझना, मैंने इनसे रॉ मटेरियल खरीदा, बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी जने, मैं इनको उस रॉ मटेरियल का पेमेंट कैश में करूंगा, लेकिन उस कैश पर मैंने एक कंडीशन लगा दी कि मैं सविता को कैश दूंगा मेरी कंपनी के 4000 शेयर्स की मार्केट प्राइस के बराबर दूंगा क्या, लेकिन वो कैश निकाल किस पर बेस्ड रहा हूं, मैंने ये नहीं बोला कि मैं इनको 25,000 दे दूंगा, मैं इनको 40 दे दूंगा, मैंने एग्रीमेंट किया कि मैं रॉ मटेरियल लूंगा, बदले में क्या दूंगा, कैश दूंगा, लेकिन वो कैश किस पर बेस्ड है, मैं इनको एग्रीमेंट में लिख रहा हूं कैश विल बी पेड इक्विवेलेंट टू मार्केट प्राइस ऑफ 4000 शेयर्स। तो नाउ द पेमेंट इज इन कैश बट दिस कैश इज बेस्ड ऑन शेयर्स, तो वो ट्रांजैक्शन भी इंडेस 102 में कवर होगा। बताओ, पहला पॉइंट, इस इंडेस का स्टार्टिंग पॉइंट यहीं से है कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे ट्रांजैक्शन पर इंडेस 102 लगेगा। तो इंडेस 102 ने बोला दो बातें देख लो, दो में से अगर कोई एक बात पूरी हो गई, इमीडिएटली क्या करना, इंडेस 102 लगा देना। पहली बात, जो ट्रांजैक्शन कर रहे हो उसका सेटलमेंट इन फॉर्म ऑफ शेयर्स होगा, या फिर उस ट्रांजैक्शन का सेटलमेंट बेस्ड ऑन शेयर्स होगा, तो इमीडिएटली हम क्या लगा देंगे, 102, यानी शेयर बेस्ड पेमेंट लगा देंगे। बताइए, क्लियर डेफिनेशन बिल्कुल ऑनलाइन? एक दो जनों ने रिप्लाई किया करो, कंडीशन मत तोड़ना पार्टिसिपेशन वाली, नहीं तो बाद में दुख पाओगे। क्या हुआ, कुछ बोल रहे हो, बोलो बोलो। क्लियर बिल्कुल डेफिनेशन, वापस रिपीट करेंगे, यही प्रोविजन याद करने, यही सारा काम करना है। कौन से ट्रांजैक्शन हैं
जो इंडेस 102 में कवर होंगे? द आंसर इज कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन जिसका सेटलमेंट इन फॉर्म ऑफ शेयर्स होगा या जिसका सेटलमेंट बेस्ड ऑन शेयर्स होगा, हम उस ट्रांजैक्शन को क्या करेंगे? इस इंडेस में कवर कर लेंगे। बताइए, क्लियर बिल्कुल ये रूल? लेकिन जब ये रूल दिया तो इस रूल के साथ कुछ सब पॉइंट डाले गए। बोले ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके इस बात को आप फॉलो कर लोगे। अब समझना, इन्होंने, यानी आप ऐसे समझो, इनकम टैक्स में आप पढ़ते हो ना कि ये काम होता है सब्जेक्ट टू दिस, सब्जेक्ट टू लगाया गया यहां। सब्जेक्ट टू का मतलब लिमिटेशंस लगाई, कुछ डिपेंडेंसी डाली गई। पहला रूल क्या डाला वो सुनना। फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडेस 102 it is necessary that all terms and conditions should be defined and communicated to the party। मैंने इनको बुलाया, मैंने इनको बोला कि तुम मुझे रॉ मटेरियल दे दो, पेमेंट का अपन देखते रहेंगे, मैं कैसे भी कर सकता हूं। क्या मैंने डिफाइन कर दी हर चीज? नहीं। अब मैं लगा दूं इंडेस 102, मैंने मन में तो सोच रखा है, मेरे मन में तो पक्का से यही है। वो शाम को भगवान कृष्ण ने आकर बोल दिया था कि बेटा तुझे देना तो शेयर ही है, लेकिन ये बात तो मेरे और भगवान कृष्ण के बीच में हुई ना, क्या कम्युनिकेट हो गई? नहीं हुई। मैं इंडेस नहीं लगा सकता। इंडेस लगाने के लिए इन्होंने कंडीशन डाली। कंडीशन क्या डाली? एग्रीमेंट होगा किसके बीच में, और इस एग्रीमेंट के लिए जरूरी है सभी टर्म्स एंड कंडीशंस एग्रीड हो और कम्युनिकेटेड हो। अगर इनमें से एक भी बात रह गई ना तो उस केस में इंडेस 102 नहीं लगेगा। देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज एंड all parties must be agreed and all terms and conditions must be communicated। इसको एक एग्जांपल से देखो, मैंने समझाया। एक चित्र दिख रहा है, ये बोर्ड मीटिंग चल रही है, सब गहन चिंता में हैं, बोले यार क्या करें क्या करें। इन्होंने कुछ डिसीजन लिए कि यार हम अपने एम्प्लॉइज को एक स्कीम देंगे शेयर्स की। हम अपने एम्प्लॉइज को क्या देंगे? एक स्कीम देंगे कि यार तुम हमसे क्या ले लेना? शेयर। ये विचार कहां चल रहे हैं? जिसे आपने अगर नाम कभी सुना हो, स्टॉक ऑप्शन प्लान, ईसोप। इस ईसोप का डिस्कशन कहां चल रहा है? बोर्ड मीटिंग में चल रहा है। क्या इंडेस लगा दूं? बोर्ड मीटिंग में चल रहा है, नॉट कम्युनिकेटेड। तो देखो, सम डिस्कशन हैज टू बी टेकन एंड टिल नाउ नो कम्युनिकेशन विद द एम्प्लॉइज। हमने अभी तक इस प्लान का कम्युनिकेशन किसके साथ नहीं किया, तो मैं इंड AS 102 को अप्लाई नहीं कर सकता। दो चीजें बहुत जरूरी हैं, एग्रीमेंट करना पड़ेगा और उस एग्रीमेंट से रिलेटेड जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो सब आपको क्या करनी पड़ेंगी? कम्युनिकेट करनी पड़ेंगी दूसरी पार्टी को, तभी तो वो एग्री करेगी। एग्रीड एंड कम्युनिकेटेड। बोलो क्लियर बिल्कुल? पॉइंट नंबर 1, किसके ऊपर ये लगेगा? या तो पेमेंट इन फॉर्म ऑफ शेयर्स होगा या बेस्ड ऑन शेयर्स होगा। पॉइंट नंबर 2, सब्जेक्टिव 2 डाले, लगेगा बट कुछ जगह पर लिमिटेशन है। पहला, इस इंडेक्स को लगाने के लिए पेयर और पेई के बीच में एग्रीमेंट होगा, उस एग्रीमेंट के द्वारा सभी टर्म्स एंड कंडीशन डिफाइंड होंगी, एग्रीड होंगी एंड कम्युनिकेटेड होंगी। अगर इनमें से कोई भी पॉइंट रह गया तो हम क्या नहीं कर सकते? 102 को अप्लाई नहीं कर सकते। बहुत है आज के लिए? कुछ आ रहा है समझ में? पॉइंट इंटरेस्टिंग है, डिस्कशन बस। हम जितना पार्टिसिपेट करेंगे, देन एक सेपरेट कॉपी, ये नोट्स में जितना पढ़ा रहा हूं, कुछ चीजें जो नोट्स में वो सब होंगी, कुछ चीजें हम लिखेंगे, बट मेन फोकस है समझना है। अगर इंडेस का कॉन्सेप्ट बैठ गया ना, इसके क्वेश्चन करने में आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो मेन जो है हमारे पास, वो आपको कॉन्सेप्ट डेवलप करना है कि इंडेस ने जो रूल दिए, उन रूल्स की अकाउंटिंग हमें कैसे करनी है। बताइए, कोई डाउट?
2 पॉइंट पढ़ाए हैं बस मैंने आज। एक तो इंट्रोडक्शन दिया सब्जेक्ट का, और 2 पॉइंट हमने पढ़े जो इंडेस 102 से रिलेटेड है हमारे। क्लियर बिल्कुल? चलिए ठीक है, तो आज इतना ही। अब थोड़ी है कोई क्लास?